So students, today we will learn हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम लोग जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसके प्रिपरेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये क्लास 9 के लिए है। सबसे पहले आप लोग ये समझना होगा कि क्वेश्चन पेपर हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा 9th क्लास का, उसमें सबसे पहले अनसीन सीन पैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये रीडिंग पैसेज, अनसीन और सीन पैसेज, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कवर करेगा। ठीक है, तो अनसीन सीन पैसेज के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अनसीन पैसेज होता है, ये एक पैसेज रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ करके उस पर नीचे जो आंसर है उसको देना है। सबसे पहले आप जो पैसेज आएगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उस पैसेज का जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद है सीन पैसेज। सीन पैसेज जो होता है ये पोयम भी हो सकता है और आपका वहाँ से भी जो पैसेज है बुक से वो भी पूछा जा सकता है। तो ये दो प्रकार, दोनों को सॉल्व करने का टेक्निक एक ही है कि पैसेज को आप पहले ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उसका आंसर आपको लिखना है। ये लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है। दूसरा आता है इसमें वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है शब्द ज्ञान। ठीक है, इसमें आपका अपोजिट वर्ड, एटोनिम्स। देखिए, एटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पर बिग लिखा तो बिग का स्मॉल, मतलब यहाँ पर एक ऐसा वर्ड लिखना है कि एक वर्ड है उसका जो अपोजिट मीनिंग वो शो करे, उसको हम एटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिग का अपोजिट वर्ड होता है स्मॉल। उसी प्रकार से जैसे लो का होता है हाई, फिर है स्मार्ट का डल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एटोनिम्स आपको उसमें दिए जाएंगे। थर्ड होता है इसमें क्वेश्चन आंसर। इसमें क्वेश्चन आंसर मतलब जो लेसन है उससे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो उसका आपको आंसर यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, तो जो बुक में आप लेसन पढ़े हैं उसी लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे और उसी का आंसर आप यहाँ पर देंगे। थर्ड होता है फोर्थ, तो इसमें आ जाएगा नोटिस। नोटिस राइटिंग प्लस इसमें हो जाएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग। नोटिस राइटिंग प्लस पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, दो नोटिस राइटिंग में जो नोटिस लिखने के लिए आपको मैंने बताया था, पीडीएफ भी भेजा है, उसी के अंतर्गत आपको नोटिस लिखने आएगा, उसको आपको डिफाइंड फॉर्मेट में लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है एक टॉपिक दिया जाएगा, उससे आपको पैराग्राफ आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। फोर्थ है इसमें डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब है जो भी ग्रामर आप पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं, अनलेस, इफ, मेकिंग, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कनेक्टर्स, ये सभी आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, वो इसी में से रिलेटेड रहेंगे। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से अभी, उस हिसाब से आप इसको बनाएंगे। ये आ जाएगा, इसी में नेक्स्ट होता है आपका लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन आपको एक एक्सप्लेन किया गया था, उसी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लास्ट में आता है ऐसे। ऐसे राइटिंग का मतलब है कि इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो 250 से 300 शब्द में आपको लिखना होगा, 2.5 पेज से 3 पेज में आपको ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है, तो इतने टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। अनसीन सीन पैसेज है, वोकैबुलरी है, ग्रामर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। डू एज डायरेक्टेड में फिल इन द ब्लैंक्स, तो आज़ादी वर्ब आप उसमें भरने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है यहाँ एक खाली स्थान आपको दिया जाएगा, जैसे आई कमिंग, इसमें इज, एम और आर। ठीक है, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। मतलब यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शंस इज, एम, आर, ये तीनों में से एक आपको चूज करके यहाँ पर लिखना जो करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये फोर्थ फॉर्म है, मतलब इज, एम, आर। फोर्थ फॉर्म जो रहता है उसमें इज, एम, आर का यूज करते हैं, वाज वर्ब का यूज होता है और विल भी, शैल भी का होता है। लेकिन वहाँ वो यहाँ पर नहीं दिया तो उसको हमको नहीं लिखना, हमको केवल ये जो 3 ऑप्शन दिए उसी से चूज करके लिखना है। देखिए यहाँ मतलब इसका है आई क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं। तो ये 3 जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आई के साथ लगेगा उसी को यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर इज तो लगता नहीं है, ई लगता है, इज लगेगा ही, शी, इट, यानी सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड है यहाँ पर ही कम, डज नॉट और डू नॉट। ठीक है, डज नॉट और डू नॉट। देखिए यहाँ पर डज और डू, तो डू और डज का यूज करने के लिए मैंने बताया था कि वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म हो तो हम वहाँ पर डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू लगाते हैं, वर्ब का ऐसे ही एस लगाना है, ऐसे ही एस लगा रहेगा वर्ब में तो हम डज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमको डू नॉट या डज नॉट यहाँ से चूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, डज, तो हम यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट कम। थर्ड है इसी में दे नॉट, हैड और हैड और हैज। ठीक है, हैड और हैड ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो दे के साथ यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैड, दे हैड गॉन। ठीक है, इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ हम लिखे हैं डू एज डायरेक्टेड, ये लिखेंगे, तो डू एज डायरेक्टेड लिखेंगे, ये हो जाएगा राम डज कम, राम डज वर्क कर लेते हैं, राम डज वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा मेक निगेटिव। ठीक है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए आपको बताया है नॉट इज एडेड हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट लगाया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे ही है कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये लगा है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब डाल देंगे, राम डज, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको लेना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये लिखा जाएगा, तो बचा डू, राम डज नॉट डू। ठीक है, इस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना वर्क करना है, इसके अगेंस्ट आपको जा करके वर्क नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे एप्लीकेशन राइटिंग इन एग्जाम। ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग इन एग्जाम का मतलब है कि एग्जाम में किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाए। तो जब मैंने एप्लीकेशन वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन को आपको हमेशा नए पेज से लिखना है और उसको मार्जिन बना के लिखेंगे। तो नया पेज है हमारे पास, तो इसमें मैंने मार्जिन बना दिया,
ये इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए एप्लीकेशन आपको लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये एग्जांपल है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो यहाँ हम लिखेंगे टू ठीक, ये लिख लिया हमने। फिर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं ट्रांसफर के लिए, ये यहाँ पे लिखूंगा रेस्पेक्टेड से, ठीक है। फिर ये चलेगा ऐसा, मतलब इसमें एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं तो मेन इंपॉर्टेंस उसमें फॉर्मेट का होता है, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तभी एप्लीकेशन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई हैव टू से दैट आई एम student of ninth class in your school as my father has been transferred to Raipur. I cannot live alone, so please, I need transfer certificate for admission in ग्लासपुर एडमिशन के लिए मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो यहाँ पर फिर इसका रीजन लिखेंगे, सो प्लीज इश्यू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। Thank you. Next. स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से तो मैम इसमें फॉर्मेट का होता है। फॉर्मेट अगर आपका एकदम सही है तो उसके बाद आप अच्छे से एप्लीकेशन लिख पाएंगे और आपको पूरे मार्क्स उसमें मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करेंगे। इस प्रकार से जो मैंने आपको टेक्निक बताया है, जो फॉर्मेट बताया है, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है और उसी के जो इंस्ट्रक्शन आपको मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक।